Gauss's law. In electrostatics, there's a famous law called Gauss's law. Gauss's law के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के थ्रू होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. सो मैथमेटिकली हम इसको फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. एक क्लोज सरफेस में टोटल फ्लक्स कितना होगा वो होता है बराबर चार्ज उस सरफेस में कितना होगा टोटल चार्ज divided by epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space. So अगर हम नीचे देखोगे आप यहाँ पे 3 क्लोज सरफेसेस हैं जिनमें चार्जेस है. सरफेस पहली है, ये क्यूब है, क्लोज सरफेस है. तो हम देखते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइंस जो इस चार्ज की वजह से हैं. हमने यहाँ पे 4 फील्ड लाइंस से इस फील्ड को रिप्रेजेंट किया है. अब इस सरफेस को ये कितनी लाइंस क्रॉस करेंगी ये डिपेंड करेगा ये चार्ज कितना होगा. सिमिलरली जो भी सरफेस की शेप होगी फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होगा. आप इस सरफेस को देखो, सेम नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस को भी क्रॉस करेंगी, सेम नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस को भी क्रॉस करेंगी. सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ सरफेस, नंबर ऑफ लाइंस जो एक सरफेस को क्रॉस करेगी ड्यू टू एन एनक्लोज्ड चार्ज वो होंगी सेम एवरी टाइम. इस लॉ से हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिंप्लीफाई होती हैं, वो हम आगे देखेंगे. सो गॉस's लॉ बाय डेफिनेशन इज टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड. सो बिफोर गोइंग इनटू दिस वी विल लर्न व्हाट इज फ्लक्स एंड व्हाट इज क्लोज सरफेस. सो लेट्स मूव ऑन. अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे एक चार्ज है Q, हमने इसको किसी सरफेस से एनक्लोज किया, हमने 2D में दिखाया एज अ सर्कल. यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस पेरिफेरी ऑफ द सर्कल आर 4. वायर एज अगर हम इस चार्ज के ट्वाइस मैग्नीट्यूड का एक चार्ज लाएंगे उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्रोपोर्शनल चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज. सो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हमें वो बोलती है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, फील्ड स्ट्रेंथ. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड. सिमिलरली पहले केस में हमने एक चार्ज लिया था, उसमें फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही थी इस सरफेस को, इस क्यूब को. अब हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज हो गई. हमने यहाँ पे फिर से दिखाया है. अगेन हम पहले देखेंगे ये फ्लक्स चीज़ क्या है. अगर हम देखेंगे कोई सोर्स चार्ज है यहाँ जिससे एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक सरफेस को रखेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस को कितनी क्रॉस कर रही है. अगर आप देखेंगे पहले केस में सरफेस ऐसे मैक्सिमम लाइंस इसको क्रॉस कर रही है. दूसरे केस में जब मैंने इसको एक एंगल पे लिया है तो नंबर ऑफ लाइंस डिक्लाइन होती है जो इसको क्रॉस करती है. और एक और ओरिएंटेशन मैंने ली है, यहाँ पे कोई लाइन ही इसको क्रॉस नहीं कर रही है सरफेस को, जीरो लाइन इज क्रॉसिंग. सो अगर इस केस में देखो, इस केस में मैंने फिर इसको रोटेट किया तो नंबर ऑफ लाइंस स्टार्ट होगी फिर से इसको क्रॉस करना. सो फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस. पहले हम इस सरफेस को फ्लक्स बिफोर वी डिफाइन फ्लक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म हमें कुछ और चीज़ें डिफाइन करनी है. अब हमें देखनी है ये सरफेस की ओरिएंटेशन हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें. तो पहले मैं आपको एक सरफेस यहाँ पे दिखाता हूँ. एक सर्कल ऑफ रेडियस r है, तो उसके नॉर्मल एक वेक्टर है. ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसको बोलते हैं हम एरिया वेक्टर. इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है सरफेस का एरिया और इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. यहाँ पे ये ओपन सरफेस है, सर्कल है, तो हम इसको ऐसे भी नॉर्मल ले सकते हैं और डाउनवर्ड्स अपोजिट साइड में भी नॉर्मल ले सकते हैं. सो इन दिस केस, इस केस में फ्लक्स लाइंस, फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर पैरेलल है एक दूसरे की. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस कर रहा है सरफेस को. दूसरे केस में जो ही हमने कुछ एंगल चेंज किया, इस सरफेस को थोड़ा सा मूव किया, एक एंगल बनाती है फील्ड लाइन से, तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करना कम हो गई. फिर हम फर्दर जब फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में, जब फील्ड लाइंस और
एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, तो 0 नंबर ऑफ लाइन्स आर क्रॉसिंग द सरफेस. So there is a relation when angle between these two is 0, it has maximum value, and when theta is 90, it has flux has 0 value. We represent flux by 0. या आप ऐसे भी देख सकते हो, इस केस में आप देखो, हम इसको दूसरे लैंग्वेज में भी देख सकते हैं. यहाँ पे अगर हम सरफेस का ये वाला कंपोनेंट देखेंगे, वो आएगा a cos थीटा. अगर सरफेस ऐसे है और ये फील्ड से बना रही है कुछ एंगल थीटा, सो हम सरफेस का ये वाला पोर्शन लेंगे. अब इसे देखो, ये आएगा 90 माइनस थीटा एंगल, और अगर हम ये एंगल देखेंगे, कौन सा एंगल, ये एंगल आएगा थीटा, तो ये भी थीटा. सो इफ सरफेस इज लाइक दिस, it is making angle theta with vertical. So we take the vertical component of surface. If surface is oriented like this at some angle, वो कैसे हमें पता चलता है, वो इसके नॉर्मल जो वेक्टर है वो फील्ड लाइन से कितना एंगल बनाती है, वो देता है हमें ओरिएंटेशन ऑफ दिस सरफेस. तो इस सरफेस का हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे, कॉस कंपोनेंट, उसको मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है एज कम्पेयर टू दिस ओरिएंटेड वन. So it is flux is product of A cos theta times E. So जब थीटा 0 होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आता है 0 पे. जब थीटा 90 होगा तो इस फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा. सो वी कैन डिफाइन नाउ फ्लक्स मैथमेटिकली. फ्लक्स तो हमें समझ आया कि नंबर ऑफ लाइंस एक सरफेस को कितनी क्रॉस करेगी, तो वो डिपेंड करता है फ्लक्स एक सरफेस की ओरिएंटेशन पे. सो हम फर्दर मूव करते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे. सो यहाँ पे एक फील्ड है, इसको सरफेस को एक एंगल से क्रॉस कर रहा है. तो या आप सरफेस फील्ड को ऐसे रखो और सरफेस को एक एंगल पे लो, तो एंगल बिटवीन ए एंड फील्ड इज अगेन थीटा, इज द सेम थिंग. सो हम यहाँ पे लेंगे फील्ड को ही एक एंगल थीटा पे. हम देखेंगे फील्ड के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल में है, और दूसरा कंपोनेंट फील्ड का ये है कॉस कंपोनेंट, वो सरफेस के परपेंडिकुलर में है. सो फ्लक्स होगा ई कॉस थीटा ए या ए कॉस थीटा ई. सो दैट इज easily defined by dot product. Dot product होगा E A cos theta, where in this case E and A are magnitudes of electric field या any field, and A is the magnitude of area. Magnitude of area होता है सरफेस का कितना एरिया है, and theta is the angle between these two. So when theta is 0, surface vector and field vector are oriented parallel to each other when theta is 0. When theta is 90, surface is rotated by 90, area vector is like this and field is like this. So 0 field is crossing in this case. So phi will be 0 when theta is 90 degree, and phi will be maximum when theta is 0, and phi will be between these two values. So if you see cos theta value पे डिपेंड करेगा. cos थीटा का वैल्यू लाई करता है 1 और -1 के बीच में. सो फ्लक्स इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. व्हाट डज दैट मीन? सपोज अगर हम यही सरफेस लेंगे, फ्लक्स का नेगेटिव होने का मतलब क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे. If surface is like this and we have choose its area vector like this, and field is always crossing like this. अब मैं सरफेस को 180 डिग्री रोटेट करूँगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, फील्ड इज स्टिल इन दिस डायरेक्शन. सो एंगल बिटवीन दीज टू इज 180 डिग्री. सो फ्लक्स होगा इस केस में
फ्लक्स होगा ई ए कॉस 180. Cos 180 is -1, so flux will be maximum of negative. What does that mean? In this case, flux lines are entering the surface. In this case, flux lines are leaving the surface. In this case, flux lines are entering the surface here. Entering and leaving, all this is told by this area vector की orientation क्या है. इस केस में area vector और field lines एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट करती है. इस केस में area vector और फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट करती है. सो जब फील्ड सरफेस को लीव करेगा तो फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, और जब सरफेस को एंटर करेगा फ्लक्स आएगा नेगेटिव. सो हम एक ये ओपन सरफेस पे एप्लीकेबल उतना नहीं है जितना क्लोज सरफेस पे. सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इस सरफेस को लीव करेंगी, तो नेट फ्लक्स जो होगा इस सरफेस का वो होगा ऑलवेज पॉजिटिव. अगर हम इसी केस में इसी सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फील्ड लाइंस एंटर करेंगी इसको, सो उस टाइम फ्लक्स जो होगा वो होगा नेगेटिव. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट फ्लक्स इज. नाउ विल गो बैक टू दिस गॉसेस लॉ. हमने एक सरफेस लिया यहाँ पे क्लोज्ड, और फील्ड इसको कहीं बाहर किसी सोर्स पे, सपोज यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव प्लेट रखा है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, इस पर चार्ज क्यू है, तो ऐसे फील्ड यहाँ से बाहर से आ रहा है, तो इस सरफेस को ऐसे क्रॉस कर रहा है. अब हम देखेंगे हर एक सरफेस पे इसका फ्लक्स क्या है. मैंने डिफरेंट कलर से यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट किया है. सपोज आई चूज दिस सरफेस 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4, नीचे वाले को 5, और उस अपोजिट वाले को हम 6 सरफेस लेंगे. और हमने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एक्स वाई जेड. क्यों? एक्स एक्सिस ओरिएंट जो डायरेक्शन है वो उसको हम कॉल करेंगे आई कैप डायरेक्शन. आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्ट इन एक्स. वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे डायरेक्शन और जेड एक्सिस के अलॉन्ग. सो व्हाट डज दिस हेल्प अस? हाउ डज दिस हेल्प अस? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा इसका, और ये है ऑलवेज अलॉन्ग जे एक्सिस. सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया. अब सपोज इस जो क्यूब है इसका साइड है ए. सो किसी भी फेस पे ये है ए लेंथ और ये हाइट भी है ए. सो एरिया ऑफ दिस फेस, एनी फेस विल बी ए स्क्वायर. सो अगर हम फ्लक्स निकालेंगे पहली सरफेस का φ1, वो होगा ई डॉट A1, वायर A1 विल बी ए स्क्वायर अलॉन्ग, ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा. सो फ्लक्स आएगा φ1 ई जे कैप डॉट ए स्क्वायर जे कैप. ये आएगा ई ए स्क्वायर जे डॉट जे. जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सेम वेक्टर्स का, सपोज ए डॉट ए, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1. सो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड 1. सो जे डॉट जे विल ऑलवेज बी 1. सो φ1 इज ई ए स्क्वायर. सिमिलरली हम अब φ2 निकालेंगे. φ2 है सरफेस 2. अब देखो इस केस में एरिया वेक्टर है A2 है ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है क्योंकि फेसेस का साइज सब तरफ सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है अलॉन्ग जेड एक्सिस, अलॉन्ग जे, यू कैन सी हियर. सो ये है अलॉन्ग के. अब हम φ2 निकालेंगे ई डॉट A2, दैट विल बी ई अलॉन्ग जे. ई एक कॉन्स्टेंट फील्ड है अलॉन्ग जे एक्सिस, तो इसकी एक्सिस जे ही रहेगी, डॉट ए स्क्वायर के. सो इट विल बी ई ए स्क्वायर जे डॉट के. जब दो वेक्टर्स नॉर्मल होंगे यानी कि परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, उनके बीच डॉट प्रोडक्ट आता है 0. वाई डॉट प्रोडक्ट में आता है एंगल कॉस थीटा. जब कॉस थीटा 90 होगा तो उसका वैल्यू 0 होता है. सो दिस φ2 विल बी 0. सो नो फ्लक्स इज क्रॉसिंग सरफेस 2 बिकॉज इट इज गोइंग पैरेलल टू इट. सिमिलरली अब हम सरफेस 3 पे जाएंगे. अगर हम सरफेस 3 पे जाएंगे,
सरफेस 3 पे क्या होगा, सरफेस 3 पे हमारा फ्लक्स होगा phi3. सो आवर phi1 इज कैलकुलेटेड एज phi1 इज EA स्क्वायर, phi2 इज 0. अब देखो ये phi1 जो है इस सरफेस का एरिया है A1, और अगर आप देखो कि सरफेस 4 का इसके अपोजिट है. अब हम आगे देखेंगे, अगर आपको अंडरस्टैंड होगा. पहले हम देखेंगे A3 सरफेस, ये वाली सरफेस A3 है एरिया वेक्टर A स्क्वायर मैग्नीट्यूड along I cap. E is always directed along J. So phi3 will be A square I cap E dot A3. That will be E along J dot A square along I. So यहाँ पे फिर से आएगा हमें E A square J dot I. यहाँ पे फिर से दो वेक्टर्स हैं J और I, इनके बीच एंगल है 90. सो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0. सो phi3 विल बी 0. सो phi3 विल बी 0. इस सरफेस का ये आया 0 फ्लक्स. इसके अपोजिट जो फेस होगा, जिसका एरिया वेक्टर ऐसे डायरेक्ट कर रहा होगा अलॉन्ग -I, उसका भी डॉट प्रोडक्ट आएगा 0. उसको हमने सरफेस 6. सो phi6 विल बी 0. सिमिलरली जो phi2 है, ये सरफेस, इसके जो अपोजिट सरफेस है ऐसे, इस सरफेस और फील्ड में एंगल 90 है, तो यहाँ से भी फ्लक्स 0 क्रॉस करेगा. सो वी कैन से हियर phi4 विल बी 0. टोटल इसके 6 फेसेस हैं. अब phi1 है, phi1 के अपोजिट ये phi4 है. phi4 का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट से. phi4 will be this surface opposite A, E dot A4. A4 वेक्टर है A स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और ये है डायरेक्ट -J. सो phi4 will be EJ dot A square -J. That is EA स्क्वायर J डॉट -J. अब सेम वेक्टर्स हैं लेकिन है एंटी पैरेलल. J इस साइड है, -J इस साइड है, तो इनके बीच है एंगल 180. इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा -1. J डॉट J है J स्क्वायर, दैट इज 1. सो -J डॉट J आएगा -J स्क्वायर. सो दैट विल बी -EA स्क्वायर. सो वी गॉट ऑल द फ्लक्सेस. phi4 is -EA square. So net flux through the surface will be summation of all these fluxes. We will now find net flux through this surface. So total flux जो होगा according to Gauss law, phi total वो होगा बराबर summation of phi I, यानी कि सरफेस पे वो होगा बराबर phi where I runs from 1 to 6, phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4 plus phi6. अब देखो इस सरफेस ने कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया है, चार्ज बाहर है, तो इस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस होता है बराबर नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट फ्लक्स होता है बराबर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. इफ चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, फ्लक्स शुड बी 0. So phi1 is EA square, phi2 is 0, phi3 is 0, phi4 is -EA square, phi5 1 2 3 phi5 नीचे है वो भी 0 है, और phi6 भी 0 है. So it will be EA square -EA square, that is 0. सो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस 0 है, क्योंकि इसने चार्ज कोई एनक्लोज नहीं किया है. इसके बहुत सारे केसेस होंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि चार्ज बाहर ही होगा हमेशा फ्लक्स 0, अंदर भी चार्ज होगा तभी फ्लक्स 0 हो सकता है. वो कैसे, सपोज हमारे पास ऐसे दो सरफेसेस हैं. ये सरफेस जो है क्यूब, इसमें फ्लैट सरफेस, तो हम एक पूरे फेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही एरिया वेक्टर से, इस पूरे फेस को एक. लेकिन जब हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस होगी
तो हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो उस टाइम हम फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे फ्लक्स तब जीरो हो सकता है जब चार्जेस अंदर होंगे प्रेजेंट। हाँ, हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक चार्ज क्यू लेंगे और एक चार्ज माइनस क्यू लेंगे, सो टोटल फ्लक्स विल बी नेट चार्ज एनक्लोज्ड by epsilon naught. Net charge in this case will be q plus minus q, summation of all charges divided by epsilon naught. That is 0 by epsilon naught. That is 0. So it is possible जब चार्जेस अंदर उनका मैग्नीट्यूड अपोजिट होगा वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता है अगर हम दो अपोजिट चार्जेस और सेम मैग्नीट्यूड रखेंगे साथ साथ, वो उनके फील्ड लाइंस बनाते हैं क्लोज पाथ। दे विल लीव पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर नेगेटिव चार्ज। सो अगर हम इस किसी क्लोज सरफेस में रखेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस। सो नेट लाइंस ये एनक्लोज नहीं करेगा क्योंकि जितनी लीव कर रही है उतनी वापस आ रही है, तो नेट विल बी 0। अब हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसे चूज करें। अब देखो कर्व्ड सरफेस है यहाँ पे स्फीयर, हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें। ऐसे केस में हम लेते हैं स्मॉल एरिया डिफरेंशियल एरिया DA। जो DA होता है वो करता है अप्रॉक्सीमेट टू ए फ्लैट सरफेस। सो DA का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा है ताकि दैट अप्रॉक्सीमेट्स है फ्लैट सरफेस, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो रहे वो रहेगी एक ही डायरेक्शन में। वरना अगर हम इतने बड़े पैच में लेंगे एरिया वेक्टर एक, वो डिफरेंट आएगा। सो हम इतने बड़े पैच में एरिया वेक्टर एक ही नहीं लेंगे, या इस पूरे हेमिस्फीयर का एक ही एरिया वेक्टर नहीं, हम एक छोटा सा स्फीयर लेंगे, छोटा सा पैच लेंगे, इसका एरिया वेक्टर लेंगे, फिर हम इसके थ्रू देखेंगे फ्लक्स कितना है, फिर इसके अक्रॉस होगा छोटा सा फ्लक्स, डिफरेंशियल फ्लक्स E.dA। फिर हम इन सारे छोटे फ्लक्स का सम निकालेंगे, वो आएगा टोटल फ्लक्स। सो आगे वो हम वही देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक चार्ज एनक्लोज्ड है एक सरफेस के अंदर, जिस सरफेस की रेडियस है r, और इस पे हम नेट फ्लक्स निकालेंगे। हम एक छोटा सा पैच लेंगे, उस पे हम फ्लक्स निकालेंगे, डी फ्लक्स, डिफरेंशियल फ्लक्स। यहाँ पे d5 विल बी E.dA। अब देखो E की डायरेक्शन अलॉन्ग द रेडियस है हर एक पॉइंट पे, और ds भी इसके पैरेलल में है। सो हम E को डिफाइन कर सकते हैं, E इक्वल टू E mod अलॉन्ग r कैप एंड dA वेक्टर इज dA अलॉन्ग r कैप। सो इनका जो डिफरेंशियल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा E r कैप डॉट dA r कैप, दैट विल बी E.dA। सो नेट फ्लक्स 5 विल बी समेशन ऑफ दीज स्मॉल फ्लक्सेस। लेकिन इस सरफेस पे हमने ये छोटे से एलिमेंट्स लिए, ये होंगे इन्फिनाइट बहुत सारे। सो हम d5 इतना छोटा लेते हैं, ds टेंडिंग टू 0, ताकि वो फ्लैट सरफेस को अप्रॉक्सीमेट करे, ताकि उसकी एक ही यूनिक डायरेक्शन हो एरिया वेक्टर की। सो 5 विल बी इंटीग्रल ऑफ d5। सो d5 itself is E.dA। सो इट विल बी E.dA। अब देखो इस रेडियस r पे किसी भी पॉइंट पे जो इस सरफेस पे होगा, इसकी सेंटर से डिस्टेंस होगी r। सो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस है कांस्टेंट। सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4 Q बाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि R सरफेस पे हर जगह सेम है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा सेम। तो हम इंटीग्रल से इसको बाहर निकाल सकते हैं, हमें खाली इंटीग्रल निकालना है dA का। सो ये इंटीग्रल होगा सरफेस इंटीग्रल, इट विल बी ओवर अ क्लोज सरफेस ds। अब देखो अगर हम एक स्फीयर के छोटे छोटे पैच को सम करेंगे, वो बनाएगा टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है बराबर 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इंटीग्रल समेशन ऑफ सरफेस विल बी 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस विल बी 4 पाई r स्क्वायर। सो टोटल फ्लक्स जो हमारा आया, ये आया E इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड 4 पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे गॉस लॉ का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फाई होता है बराबर चार्ज एनक्लोज्ड बाय
एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस का चार्ज एनक्लोज कितना है क्यू, इसमें क्यू चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने देखा यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू है ये, हम यहाँ पे ये इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब देखो, पहले हम बैक जाते हैं इस पे, हमें ये वेरीफाई होना चाहिए। फाई होता है बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमें कैलकुलेट हुआ है नीचे, लेकिन ई का वैल्यू ये है यहाँ पे सरफेस पे, दैट इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5। ये टर्म्स कॉमन कैंसिल हो जाएगी, सो नेट फ्लक्स आएगा क्यू बाई दिस वेरीफाइज गॉस लॉ। लेकिन ये पहले कैलकुलेट करने से पहले हमने ये सरफेस स्मॉल आर की चूज़ की थी, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।